इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ वीडियो डाले गए हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज भारत में किस तरीके से प्रवेश करते हैं और यहाँ पे अपना एक बेस बनाते हैं। तो भारत के किन हिस्सों में वो बेस बनाते हैं, तो वो मुख्यतः गुजरात वाला एरिया होता है और इधर का सेंट्रल से लेके कुछ उत्तरी हिस्से होते हैं और फिर कुछ तटीय इलाकों में मद्रास और मसूलीपट्टनम का इलाका होता है। अब उनकी नज़र पूर्वी क्षेत्र अर्थात बंगाल पर उनकी नज़र पड़ती है, क्योंकि बंगाल एक बहुत समृद्ध प्रदेश था, तो वहाँ पे अपना बेस बनाना चाहते हैं। और बंगाल के बारे में ये कहा जाता है, शुरू से ये धारणा रही है कि बंगाल पूरे भारत का सारांश है। ज्योग्राफी से लेके सब कुछ अगर देखेंगे तो वो भारत से मैच करता है। जैसे उसकी चौहद्दी को ले तो भारत के उत्तर में हिमालय है, तो बंगाल में भी वही बात है। दक्षिण में अगर सागर है तो बंगाल में भी दक्षिण में सागर है। बीच में गंगा नदी बहती है, वहाँ भी गंगा नदी बीचों बीच बहती है बंगाल से। मैदानी इलाका है, पठारी इलाका है, वहाँ पे जूट की भी खेती होती है, चाय की भी खेती होती है, नारियल भी उपजते हैं, अन्य फल भी वहाँ पे उपजाए जाते हैं, खनिज संपदा भी अच्छी खासी है। तो ये पूरी तरीके से मैच करता है और इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल जो है भारत का सारांश है। दूसरी चीज बंगाल के बारे में कही जाती है कि बंगाल में जो आज हो रहा है पूरे देश में वो 20 साल के बाद होता है। तो अंग्रेजों के मामले में भी वैसा ही देखा गया कि बंगाल में जो उन्होंने किया बाद में जाकर वो पूरे देश में किया और बंगाल से ही उनका सारा नेतृत्व चलता है। उनकी शुरू की जो राजधानी थी वो सूरत में थी, बाद में वो ट्रांसफर होकर बंगाल के कोलकाता में ही बना दिया गया था। हालांकि बीच में बम्बई में उनका हेडक्वार्टर रहा था। तो आज हम बंगाल के बारे में जानेंगे। पहले बंगाल के बारे में देखते हैं, फिर बम्बई बाद में आते हैं, क्योंकि बंगाल वाले एरिया में वो पहले कदम रखा था। तो बात शुरू होती है 1651 में। अंग्रेजों के एक अधिकारी होते हैं ब्रिजमैन। तो इनको भेजा जाता है हुगली। उनके साथ में एक सैन्य टुकड़ी भी जाती है। उस सैन्य टुकड़ी को भेजे जाने का उद्देश्य होता है अपनी सुरक्षा करना, ना कि कोई युद्ध लड़ना या किसी पे आक्रमण करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। पुर्तगीज वहां पे पहले से मौजूद थे, तो पुर्तगीज जब मौजूद थे तो अंग्रेजों को ये आशंका थी कि वहां पे भी मुकाबला हो सकता है पुर्तगीजों के साथ। तो इसकी वजह से उस सैन्य टुकड़ी भी जाती है। तो ये जब वहाँ हुगली के एरिया में पहुँचते हैं तो पुर्तगीज वहाँ से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि पहले का जो हिस्ट्री रहा है कि पुर्तगीज कई बार हार चुके होते हैं अंग्रेजों से, तो वो भाग जाते हैं और उनके भागने के बाद अंग्रेजों को खुला मैदान मिल जाता है और वो उसका पूरा लाभ उठाते हैं। अब इसी स्थिति में वहाँ के नवाब होते हैं शाह सूजा। शाह सूजा इनको अंग्रेजों को एक अधिकार देते हैं। वो अधिकार होता है कि 3000 वार्षिक किराया पे पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ में और भी अधिकार दिए जाते हैं कि हुगली, पटना और कासिम बाजार और राजमहल, अर्थात हुगली, कासिम बाजार, पटना और राजमहल, इन 4 जगहों पे फैक्ट्रियां लगाने की इन्हें छूट दी जाती है अंग्रेजों को। यहाँ भी अधिकार दिया जाता है, जैसे अन्य जगहों पे फैक्ट्री लगाने का अधिकार दिया जाता है, तो इन 4 जगहों पे भी दिया जाता है। साथ में यहाँ पे एक और फर्क क्या होता है कि इन सब जगहों में जमीन नहीं दी जाती है, लेकिन इस एरिया में, बंगाल के एरिया में इन्हें जमीन भी दी जाती है। खास करके ये राजमहल का जो इलाका होता है, एरिया होता है, संथाल परगना का एरिया है जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, तो यहाँ पे खेती करने के लिए उन्हें जमीन भी दी जाती है। तो ये पहली चीज हो रही थी अंग्रेजों के साथ यहाँ पे। बाकी सब जगह तो फैक्ट्री लगाते थे, वहां पे उत्पादन करते थे और वो उसको बेचते थे, व्यापार करते थे, लेकिन यहाँ पे जमीन भी दी जा रही है। उसी के बाद 1656 में थोड़ा सुविधा को और बढ़ा दिया जाता है। अब क्या कर दिया जाता है कि बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने की उन्हें छूट दी जाती है। बिना रोक टोक या बिना बाधा के व्यापार करने से मतलब है कि नवाब के द्वारा
अधिकारियों को ऐसा निर्देश दिया जाता है कि अंग्रेजों को व्यापार करने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक उसी तरीके का है कि मान लीजिए आज के समय में रिलायंस कंपनी बिहार में अपना कारोबार करने के लिए आती है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अपने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दे कि इस कंपनी को बिहार में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वैसी स्थिति में यहाँ के अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे? वो एक तरीके से रिलायंस कंपनी के सामने साष्टांग दंडवत रहेंगे यहाँ के अधिकारी। तो वैसी ही स्थिति उस समय बंगाल में थी। अब 1672 में शाहिस्ता खान वहाँ के नवाब होते हैं बंगाल के। ये एक कदम और आगे बढ़ के कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। अब बाद में हालांकि इस कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो अंग्रेजों को दिया जाता है, इसका विरोध होने लगता है कि वो कर क्यों नहीं चुकाएंगे, यहाँ से सिर्फ लेके जाएंगे प्रॉफिट और मुनाफा, और यहाँ के लोगों को फिर क्या मिलेगा। तो जब विरोध होने लगता है तो ये बातें उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब के पास में पहुँचती है। तब औरंगजेब ये निर्णय लेते हैं 3.5% टैक्स लगाया जाता है, अर्थात 3.5% टैक्स देके वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। और उस 3.5% टैक्स में 1% टैक्स जजिया कर के रूप में लिया जाता है। अब 1690 का समय आता है। उस समय इब्राहिम खान वहाँ के बंगाल के नवाब होते हैं। अब वो अंग्रेजों को फिर से न्योता देते हैं। न्योता किस चीज के लिए देते हैं? तो न्योता दे के एक सूता नाती एक जगह है, यहाँ पे दुर्ग बनाने का एक प्रस्ताव देते हैं। अंग्रेज भी मुख्य रूप से, हालांकि जो इन्होंने बुलाया था इब्राहिम खान ने, तो वो लगान वसूली का काम इनको दे दिया था अंग्रेजों को। अब लगान वसूली का काम कि अंग्रेज लोग लगान वसूलेंगे और वो मुगलों को देंगे, वहाँ के नवाब को देंगे। तो ये काम उन्हें सौंपा जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती थी इब्राहिम खान को कि लगान वसूलने का अधिकार उन्हें क्यों दे दिया, ये काम उन्हें क्यों सौंप दिया। तो ये बाद में जाकर एक परेशानी का कारण बनता है। दूसरी चीज होती है कि सूता नाती एक जगह दिया जाता है। अंग्रेज वहाँ पे दुर्ग बनाने के लिए एक जगह मांगते हैं, तो सूता नाती नाम के जगह पर जगह दिया जाता है। इसी जगह पर एक दुर्ग बनाया जाता है और जॉन चारवाक होते हैं, उनको उसके विकास का काम सौंपा जाता है। और यही जगह बाद में फोर्ट विलियम्स के नाम से जाना जाता है विकसित होकर। और जॉन चारवाक जो हैं, ये कलकत्ता के पास का ही एरिया है सूता नाती। तो इस तरीके से कलकत्ता का विकास होता है। तो जॉन चारवाक को कलकत्ता नगर बसाने का भी श्रेय जाता है। अब ये जब फोर्ट विलियम बनकर तैयार होता है तो इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं चार्ल्स आयर। तो ये बातें होती है। अब यहाँ पे भी एक दुर्ग बना लिया अंग्रेजों ने। इसके बाद अजीमुन शान जो है एक कदम आगे बढ़ते हैं और अब क्या करते हैं कि कोलिकत्ता, जिससे पहले वर्तमान जो कोलकाता है, इसका पहले कोलिकाता भी बोला जाता है, कोई कोलकाता भी कहा जाता था। तो कोलिकाता, गोविंदपुर, सूतानाती, इन सारी जगहों में लगान वसूल करने का अधिकार फिर से दिया जाता है कई गांव में। और एक जमींदारी भी दी जाती है कई गांव में कि अंग्रेज अब जमींदार, पहले जैसे राजमहल वाला जो एरिया है वहां पे इन्हें जमींदार बना दिया गया था, तो उसी तरीके से कलकत्ता वाले एरिया में भी इन्हें लगान वसूल करने का भी अधिकार दे दिया जाता है और वो जमींदार भी बन जाते हैं एक तरीके से वहां के। अब जो है सो यहाँ तक तो ये इनका गतिविधि रही। अब जो अगली बहुत बड़ा एक अधिकार इन्हें मिलता है
वो है 1717 में। 1717 में एक शाही फरमान जारी किया जाता है। उस समय के राजा होते हैं मुगल बादशाह फर्रुखसियर, जिन्हें घृणित कायर भी कहा जाता है, और उनके द्वारा जो शाही फरमान जारी किया जाता है उसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इतना बड़ा अधिकार दिया जाता है। तो उसके पहले की घटना होती है 1715 की, कि उस समय जॉन सरवन कमीशन एक बनाई जाती है, मतलब प्रतिनिधि मंडल अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड से भेजी जाती है प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में। और उस प्रतिनिधि मंडल में कई सदस्य होते हैं, जिसमें से कि एक सदस्य डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो उसी समय फर्रुखसियर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, और उन्होंने डॉक्टर जो हैमिल्टन जो होते हैं, उन्होंने फर्रुखसियर का इलाज करके उनको बचा लेते हैं। अर्थात उनकी जान पर बन आई थी, फर्रुखसियर की जान जा भी सकती थी, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो वो डॉक्टर जो हैं कंपनी के इलाज करते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो शाही फरमान जारी करते हैं। अब इसमें शाही फरमान जो जारी करने का एक और जो कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि ये प्रतिनिधि मंडल 3 तरीके के डिमांड रखते हैं। वो डिमांड कौन कौन से हैं? तो कलकत्ता के आसपास में 38 गांव, कुल 38 गांवों को वो खरीदना चाहते हैं। तो इसके संबंध में कहा जाता है कि जब कलकत्ता में तो पहले ही आप जागीरदारी एक तरीके से दे दी गई है, जमींदारी दे दी गई है, लगान वसूल रहे हैं, तो उसके बदले में क्या किया जाता है कि कलकत्ता के बारे में है कि आप 3000 का वार्षिक किराया दीजिए और बिना बेधड़क आप जो है सो वहां पे व्यापार करिए। दूसरा इनकी जो मांग होती है वो बम्बई में टकसाल, कलकत्ता में एक टकसाल खोलने की, अर्थात रुपया छापने के लिए जो टकसाल जो होते हैं, टकसाल स्थापित करने का अधिकार मांगी थी उन्होंने। तो इस संबंध में कहा था कि बम्बई में जो टकसाल है, बम्बई में टकसाल खोलने की परमिशन दी जाती है। साथ में ये भी दिया जाता है कि जो मुगल साम्राज्य है, अर्थात मुगलों के अधिकार में जितने क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में इनका, अर्थात उस टकसाल से छपे हुए पैसे और जो रुपये होंगे वो मुगल साम्राज्य में भी चलेंगे। अर्थात ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि भूटान का करेंसी भारत में चले और भारत का भूटान में, वैसी वाली बात थी। और तीसरा जो अधिकार दिया गया था कि सूरत में के लिए था कि 10,000 के वार्षिक किराए पर पूरे सूरत में कर मुक्त व्यापार करने की आज़ादी दी गई। ये बहुत बड़ा फरमान था और इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ये हुई कलकत्ता की बात। अब इसके पहले कलकत्ता में, अब इनका कलकत्ता और पूरे बंगाल में इनका अब एक तरीके से बेस बन जाता है, बहुत मजबूत आधार बन जाता है। बाद में ये राजधानी भी बनती है। उसके पहले हम जानते हैं बम्बई के बारे में कि बम्बई में किस तरीके से इन्होंने कदम रखा। तो बात होती है 1661 ईस्वी में, जब पुर्तगीज शासन अपने ढलान पे था, तो वो भारत में अपने व्यापार को बचाने के लिए अंग्रेजों से संबंध मजबूत करना चाहते हैं। अब इसी कड़ी में पुर्तगाल की राजकुमारी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा, उनका विवाह करवाया जाता है इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। अब उस विवाह के फलस्वरूप चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया जाता है। दहेज में जब बम्बई उन्हें दे दिया जाता है तो इसको विकसित करने का काम कंपनी को सौंपा जाता है। वो उसके लिए 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि अभी नहीं कहना चाहिए इसे, वो बहुत बाद में नाम आया, उसको भी अभी देख लेंगे। 10 लाख वार्षिक किराया पे, 10 लाख पाउंड के वार्षिक किराया पे इसे कंपनी को दे दिया जाता है और कंपनी अब इसे विकसित करना शुरू करती है। इसके लिए 1669 से लेके 77 के बीच में एक गेराल्ड आंगियार होते हैं,
उन्हें बंबई को विकसित करने का काम सौंपा जाता है, अर्थात कि वो मेन आर्किटेक्ट होते हैं, वास्तुविद होते हैं। और जैसे चारवाक ने कलकत्ता का विकास किया था, उसी तरीके से आंगियार ने बंबई का विकास किया और बंबई बहुत अच्छी तरीके से बसाया गया। इतना खूबसूरत था कि बाद में बंबई को हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो ध्यान दीजिए, पहला हेडक्वार्टर सूरत था, फिर इसे 87 में शिफ्ट कर दिया गया बंबई। आप इसे हेडक्वार्टर कर लें, मुख्यालय कह लें, या अंग्रेजों की कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही थी उस कंपनी की राजधानी कह लें, तो वो बंबई थी। बाद में ये कलकत्ता शिफ्ट होता है। अब 1688 में एक और घटना होती है, इंग्लैंड में बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होती है। वो घटना होती है कि वहाँ पे एक क्रांति होती है और जो राजा होते हैं जेम्स द्वितीय, उनका तख्ता पलट हो जाता है और उनके बदले में जो नए राजा बनते हैं विलियम द्वितीय और उनकी पत्नी रानी मेयो, इनको ज्वाइंटली वहाँ का शासक बनाया जाता है। और साथ में इंग्लैंड में राजशाही खत्म हो जाती है और लोकतंत्र आ जाता है और वहाँ पे अब संसद अस्तित्व में आ जाती है। अर्थात वर्तमान जो संसद है वो 1688 में अस्तित्व में आती है। अब उसके पहले कंपनी जब यहाँ पे भारत में काम कर रही थी तो उसमें राज परिवार के लोगों का भी उसमें हिस्सेदारी होता था। तो उस कारण से उस कंपनी को यहाँ पे एक तरीके से व्यापार में एकाधिकार दिया गया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए। अब इस कंपनी को मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा था, मिनिमम जो प्रॉफिट था वो 20% का था। तो इनको जो इतना मुनाफा हो रहा था उसे देखकर वहाँ की इंग्लैंड की कई और कंपनियां भी भारत के साथ में व्यापार करना चाहते हैं, परंतु उन्हें वो अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आ जाती है तब उस चीज को रिव्यू किया जाता है और वहाँ की संसद एक फिर से फरमान जारी करती है कि और भी कंपनियां भारत के साथ व्यापार कर सकती हैं। अब उसके लिए क्या है कि 2-3 कंपनियां होती है, जैसे एक होती है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट और एक और कंपनी होती है जर्नल सोसाइटी कंपनी। तो इनका विलय पहले वाली कंपनी के साथ कर दिया जाता है। तो पहले वाली कंपनी कौन सी होती है? वही गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके साथ में इन 3 कंपनियों का विलय हो जाता है। बाद में और भी एक कंपनी बनती है, उसको भी इस कंपनी में विलय कर दिया जाता है और ये कंपनी अब एक व्यापार करती है भारत के साथ में। इसी कंपनी का नाम बाद में 1833 ईस्वी में बदल दिया जाता है और वो वर्तमान नाम जिसे हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, तो वो नाम 1833 ईस्वी में अस्तित्व में आया। तो अब कंपनी के संचालन के लिए जो भी नियम कानून होते हैं यहाँ के बाद से 1688 के बाद से, वो सारी नियम और कानून इंग्लैंड के संसद के द्वारा बनाए जाने लगते हैं। अर्थात उनका कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा होता है। पहले क्या था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 26 लोग सदस्य थे, जिसमें एक डायरेक्टर होते थे, एक डिप्टी डायरेक्टर और 24 अन्य सदस्य होते थे। तो अब वो सारे, और कंपनी को चलाने के लिए जो पहले नियम होते थे उन्हें चार्टर एक्ट कहा जाता था। उसी चार्टर एक्ट की तहत कंपनियां कार्य करती थी भारत में। अब भी जो है सो उसी तरीके से कंपनियों को संचालन के लिए नियम कानून बनते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे वही आया कि अब सारी चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की जाने लगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत के लगभग मुख्य जगहों पर अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया और भारत के 3 महानगर बंबई, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों शहरों को बसाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अब हम कुछ और भी बातें जानते हैं कि अंग्रेज लोग जब यहाँ पे आए तो क्या वो
यहाँ के राजाओं से या अन्य किन्हीं लोगों से लड़ाई झगड़ा करते थे या क्या करते थे। तो शुरू के वर्षों में ऐसा नहीं था। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने अपना असली रूप दिखलाया, लेकिन शुरू के 100-125 साल तक वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते थे। किसी तरीके का विवाद में वो फंसना नहीं चाहते थे। सिर्फ पुर्तगीज और डच कंपनियां जो यहाँ पे काम कर रही थी, उन कंपनियों के साथ ही उनका झगड़ा होता था। उसका एक कारण ये भी था कि उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता लगभग मुगलों के अधीन थी और मुगल काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। अकबर के समय तो हालांकि वो आए नहीं थे, अकबर के नाम संदेश आया था, लेकिन वो संदेश जब भारत में उनके राजदूत पहुंचते हैं तो उस समय जहांगीर आ चुके होते हैं। तो जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, तो इनका लगभग 100 साल का शासन होता है। 1605 से लेके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो उस समय तक तो यहाँ भारत का केंद्रीय शासन बहुत मजबूत था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनकी स्थिति मुगलों की खराब होने लगती है, कमजोर होने लगते हैं। वहाँ के बाद से फिर अंग्रेज यहाँ के आंतरिक राजनीति में भी हिस्सा लेने लगते हैं। अब जैसे 2 उदाहरण थे पहले। एक 1667 में छोटी सी बात थी कि सर जॉन चाइल्ड नाम के एक अधिकारी थे। तो पहले हज यात्रा जो होती थी ये गुजरात से मक्का के लिए जाती थी, क्योंकि समुद्री रास्ते से जाते थे और समुद्र से जाने के लिए गुजरात का ही रास्ता था और उनके जहाज ही ज़्यादातर सेवा में लगे होते थे, समुद्री जहाज अंग्रेजों के। तो इन्होंने क्या किया था कि सर जॉन चाइल्ड ने मुसलमानों को हज यात्रा पर रोक लगा दी थी। तो इससे उस समय औरंगजेब यहाँ के बादशाह थे, वो खुद एक कट्टर शासक थे, कट्टर मुस्लिम शासक थे। तो वो क्या करते हैं कि इन्हें भगा देते हैं कि इन्हें इंडिया से भगाओ। तो अंग्रेज लोग भी अपने व्यापार को बचाने के लिए इनको भगा देते हैं। दूसरी घटना होती है 1886 ईस्वी में। उस समय हुगली में ये लोग लूटपाट करते हैं अंग्रेज लोग। जब औरंगजेब को ये बात उनके कानों तक पहुंचती है तो वो एक सेना भेजते हैं वहां पे और अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। उसके बाद अंग्रेज फिर अपने व्यापार को बचाने के लिए उनकी शरण में चले जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इस तरीके से अपना व्यापार यहाँ पे जारी रखते हैं। तो यही कुछ 2 अप्रिय घटनाएं हैं। बाकी उनका काम शांतिपूर्ण ही रहा, खास करके भारतीय राजाओं के साथ में और भारतीयों के साथ में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में अपना बेस बनाया और नींव मजबूत की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।